का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के बारे में पहले से ही मैं बता चुका हूं, जिसमें कि एटमॉस्फेयर सॉलिड लिक्विड गैसियस मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर होता है और अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स ही है ना आपके टेम्परेचर को डिटरमाइन करेंगे कि एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स जितना एनर्जी सन से आने वाला और अर्थ से जाने वाला शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। राइट, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। यहाँ क्लाइमेटोलॉजी के सेगमेंट में हम जो हमारा टेम्परेचर का कंसर्न होगा एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेरिक लेयर से होगा, है ना। मतलब जो लोवेस्ट लेयर है उस लेयर से हमारा इसमें रिलेशन होगा। तो ये समझते हैं कि भाई देखिए एटमॉस्फेयर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो हम टेम्परेचर की डेफिनेशन एक बार समझेंगे कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर क्या है? डिग्री मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, डिग्री मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी concentrated within a body is called temperature, है ना। किसी भी बॉडी में हम क्या करते हैं, डिग्री मेजरमेंट कंसीडर किया जाएगा। डिग्री मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, राइट। हीट एनर्जी के डिग्री मेजरमेंट को हम लोग देखते हैं कहां, कंसंट्रेटेड within a body, right? Concentrated within a body, किसी बॉडी में कितना हीट एनर्जी कंसंट्रेट हुई है, संकेंद्रित हुई है, उसी का हम डिग्री मेजरमेंट, मतलब कितना डिग्री है ना, कितना डिग्री है, कितना सेल्सियस है, उसी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ ये कहा जाता है कि टेम्परेचर जो है ये बॉडी में कंसंट्रेटेड एनर्जी का ऐसा मेजरमेंट है जो कि डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। डिग्री में क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यहां पर हो गया टेम्परेचर के बारे में बात। फिर यहां हम सोचते हैं द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली और अल्टीमेटली द सन्स एनर्जी, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन या सन की जो एनर्जी है वही अल्टीमेट सोर्स होता है। वो दूसरी बात है कि अर्थ पे जब एनर्जी आएगी तो लॉन्ग वेव्स में वो कन्वर्ट होगी, बेसिकली हीटिंग वो करता है, लेकिन वो लॉन्ग वेव का सोर्स, अर्थ से जो लॉन्ग वेव प्रोड्यूस होता है उसका सोर्स भी है ना सन से ही निकल के आता है। तो इसलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर द अर्थ एंड मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टू, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, जिसमें हम ट्रोपोस्फेरिक पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसको हम दो वे में स्टडी करते हैं, है ना। मतलब टेम्परेचर का जो स्टडी है एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर के, दो पार्ट्स में किया जाता है। नंबर 1 है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। और दूसरा कंपोनेंट है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सिंपल सा फंडा है कि जब हम एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का स्टडी करते हैं, ट्रोपोस्फेरिक लेयर के टेम्परेचर का जब हम स्टडी करते हैं, तो हमारा उसमें कंसर्न ये होगा कि अगर सरफेस से हम ऊपर ट्रोपोस्फेयर में मूव करें तो टेम्परेचर का सिनेरियो कैसा बनता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम सरफेस से ट्रोपोस्फेयर में अपवर्ड मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। टेम्परेचर घटता है बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, है ना। ये कंपोनेंट हो गया। अब इसका स्टडी जरूरी क्यों है? क्योंकि
स्टडी जरूरी इसलिए है कि जो एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका ह्यूमन बींग्स पर इफेक्ट पड़ता है, उसका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में उस डिफरेंशिएशन को स्टडी करने से, जो कि टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंज को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें अपने प्लानिंग को, अपना जो हमारा डेवलपमेंटल सिस्टम है, हमें किस तरह से उस एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर के पोर्शन में कहां लाइफ हमें अपना बिताना चाहिए, कहां हमें अपनी लाइफ किस वे में रन करना चाहिए, वो सभी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, है ना। तो भाई जब ज्यादा हाइट पर जाएंगे, हमें पता है टेम्परेचर कम है, तो उस हाइट पर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के हाइट पर जाने के लिए हम अपनी व्यवस्था करके चलेंगे। दूसरी चीज है कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इस सरफेस के पैरेलल होगा, अर्थ सरफेस के पैरेलल टेम्परेचर का स्टडी होगा। और जनरल कंडीशन ये यहां पर ये होती है कि अर्थ सरफेस पर अगर हम इक्वेटर से, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। तो 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो टेम्परेचर रिड्यूस करता है। टेम्परेचर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते समय जनरली टेम्परेचर रिड्यूस करता है। किस लिए, इसी बात पर हमें आज के क्लास में फोकस करना है। दूसरा कंपोनेंट है कि सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल लैब रेट, एनएलआर, एनएलआर भी कहते हैं। तो उस कंटेंट को यहां पर हमें समझना है, राइट। तो पहला सिस्टम मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर किस वे में, है ना, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, उस कंपोनेंट को हम देखेंगे। एक बहुत छोटा सा मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम के बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। एकदम अर्थ का सरफेस, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, तो जो सरफेस निकल के हमारे पास अर्थ का आएगा वो भी एकदम स्फेरिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हमने स्फेरिकल फॉर्म में अर्थ सरफेस को लिया। उसके बाद में हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, राइट। जब हम एटमॉस्फेरिक डेंसिटी की बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर में मॉलिक्यूल्स का, तो ये समझ में आता है कि डेंसिटी एटमॉस्फेयर का नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि जो भी हैवियर मॉलिक्यूल्स होंगे डस्ट के, हैवियर मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे डस्ट के या फिर वाटर वेपर के या आपके गैसेस के, वो सभी नीचे सस्पेंड करेगा। और अगर लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ऊपर लाई करेंगे, है ना। लाइटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है ना, इसलिए ऊपर की तरफ जाते समय एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो यहां पर मैं दिखाना चाह रहा हूं इस डायग्राम से, है ना, इस डायग्राम से मैं जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी दिखाना चाह रहा हूं वो कुछ इस वे में है कि हाइट बढ़ने के साथ क्या करेगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, एक इसको हम लोग ग्राफ से अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। सेंटेंस भी इसका लिखा जा सकता है ना। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी और एयर डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर reduces with increasing altitude due to concentration of heavier air molecule, that is solid, liquid and gases nearer to the surface, and lighter molecules suspended at the higher altitudes, है ना, which have very less number. That's why air density reduces with height. मैं इस लाइन पर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं h से, और यहां पर एयर डेंसिटी को मैं शो करना चाहता हूं, ठीक है। एयर डेंसिटी यहां पर मैं दिखा रहा हूं। तो इस एयर डेंसिटी को हम हाइट के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हाइट के साथ एयर डेंसिटी क्या होगा, है ना, रिड्यूस होगा। ऊपर हाइट बढ़ रहा है, एयर डेंसिटी कम होगा। यहाँ एयर डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब जब एयर डेंसिटी ज्यादा होगा तो हाइट सबसे कम होगा। यहाँ हाइट हो गया, और जब हमने एयर डेंसिटी को कम कर दिया, यहां से 0 ला दिया, तो हाइट मैक्सिमम हो गया। और ये पॉइंट्स को मिला दीजिए, हमारा ग्राफ बन जाता है। सिस्टम ये है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग द ऑल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, एयर डेंसिटी कंटिन्यूअसली रिड्यूसेस। इट इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द heavier molecules due to earth gravity lying near to the surface, and their concentration reduces continuously with respect to increasing altitude in the atmosphere. So the first component is here. First component is that
with respect to increasing altitude atmospheric density reduces. Secondly, we can say intermolecular distance or intermolecular space. Intermolecular space increases with height, है ना. हाइट के इंक्रीज करने से इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब जब सरफेस के पास में है हम, जब हम सरफेस के पास में है तो सरफेस के पास में क्या होगा, जब हम सरफेस के पास में है तो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं इस फॉर्म में, मेरा हाथ देखने की कोशिश करेंगे, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे मॉलिक्यूल ऐसे क्या होगा, दूर होता जाएगा. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी क्या होगी, कम होगी. इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं. इसके बाद में हमें दूसरी बात ये सीखना है कि एटमॉस्फेरिक डेंसिटी घटती है, इस चीज को हम लोगों ने यहां पर अंडरस्टैंड कर लिया. फिर सन से जो एनर्जी आती है, सन से जो एनर्जी आती है सन के सरफेस का टेम्परेचर किस, आपको पता होगा ऑलरेडी, 6000 डिग्री सेल्सियस है. Sun's surface temperature is 6000 degrees Celsius. Height, air density decreases. ये रिलेशन हो गया. दूसरा कंपोनेंट है कि सन के सरफेस का टेम्परेचर अगर 6000 है ना डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है. और अगर एनर्जी लेवल हाई है तो शॉर्ट वेव्स प्रोड्यूस करेगा. हाउ द सन्स सरफेस और द सन प्रोड्यूसेस शॉर्ट वेव रेडिएशन. आई एम गोइंग जस्ट टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना. सन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है भाई, 6000 डिग्री सेल्सियस, राइट. अगर 6000 डिग्री सेल्सियस सन के सरफेस का टेम्परेचर है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस करेगा. पहला पॉइंट, एनर्जी विद इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेट्रा पावर ऑफ टेम्परेचर. एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन ये होता है कि एनर्जी और टेम्परेचर, टेम्परेचर का टेट्रा पावर मतलब इसका जो फोर्थ पावर है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनेट होगा. अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ेगी. कैसे, अगर T इज इक्वल टू यहां 1 रख दिया जाए तो E प्रोपोर्शनल टू 1, अगर T इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो E प्रोपोर्शनल टू T टू रेस 2 टू रेस 4 कितना होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 मतलब कितना, यहां 16 होगा. एनर्जी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है. इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यहां पर समझते चलें. जब भी कभी मैं किसी यहां पर फॉर्मूले के थ्रू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं साइंस का यूज करके, आप अपना जो वीडियो देख रहे हैं उसको स्लाइटली रोक के आसानी से इसको क्या करें, समझें कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं. कारण यह है कि आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना. लेकिन यह है कि जब आप इसको रोक के थोड़ा सा ब्रेन पर फोकस करेंगे तो नेसेसरली आपको चीजें अंडरस्टैंड होंगी. पहली इक्वेशन यहां पर ये निकल के आती है कि एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू रेस 4. दूसरा कंपोनेंट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, स्टीफन्स ने, स्टीफन्स लॉ कहते हैं इसको. दूसरा कंपोनेंट है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इसको फिजिक्स में न्यू कहा जाता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स में न्यू कहते हैं. आप इसको न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. इक्वेशन सेकंड मतलब इसे न्यू फ्रीक्वेंसी है, ई एनर्जी है. एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का भी प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है. अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. अगर कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगा. इट इज अकॉर्डिंग टू प्लांक. प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये बात निकल के आती है. थर्ड कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना. वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे लैम्डा कहते हैं. वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाता है. तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा. ये इनवर्स रिलेशनशिप को यहां रिप्रेजेंट करता है. ये थर्ड इक्वेशन आ जाती है, राइट. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अगर सन के सरफेस टेम्परेचर से कोरिलेट करते हैं तो निश्चित ही क्या होगा, हमारा रिजल्ट निकल के आएगा कि भाई यहां से टेम्परेचर कैसे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो अगर
टेम्परेचर हाई है सन के सरफेस का 6000 डिग्री सेल्सियस, मेरे हिसाब से 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है। जून के महीने में, मई के लास्ट में जब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तभी हमें एकदम वो क्या करता है, हिला देता है। तो अगर 6000 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब टेम्परेचर कैसा है, हाई है। हाई टेम्परेचर है तो एनर्जी लेवल क्या होगा सन में, बहुत ज्यादा होगा। और अगर एनर्जी लेवल हाई है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और क्योंकि प्रोपोर्शनेट है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा। एक वेव क्या है, इस तरह से अगर उसमें क्रेस्ट और ट्रफ है ना, ऑल्टरनेटली अगर एग्जिस्ट करता है क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो उस समय क्या होगा वो, है ना, वेव कहलाएगा। तो ये यहां पर दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, राइट। अब यहां पर बात है कि एक वेव हमने ये रिप्रेजेंट किया, दूसरा वेव हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ट्रफ यहां पर है, इसके बीच का लेंथ क्या है, ज्यादा है, इसके बीच का लेंथ क्या है, कम है ना, बीच का लेंथ क्या है, कम है। तो कम को हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट कह सकते हैं, राइट। हम क्या कह सकते हैं, इसको शॉर्ट कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्ग कह सकते हैं, है ना। अब टेम्परेचर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ अगर कम होगा मतलब वेव्स कैसी बनेगी, इस तरह से वेव्स बनेंगे ना। वेव्स कम होगी तो शॉर्ट वेव्स उसको हम कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट वेव्स कहेंगे। सिस्टम ये निकल के आता है कि सन के सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने से इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करते हैं तो रिजल्ट निकलता क्या है कि सन से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। दूसरा पॉइंट है कि जो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है जिसे हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन SWR, राइट, या शॉर्ट वेव रेडिएशन, या इसको हम लोग सोलर रेडिएशन भी कहते हैं। सोलर रेडिएशन कहते हैं, अभी इससे पहले हमने वीडियो बनाया उसमें आपने देखा होगा। सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन सोलर रेडिएशन के इफेक्ट में यहां से जब एनर्जी आती है तो सन के अर्थ के सरफेस को क्या करता है, वो हीटअप करता है। अर्थ के सरफेस को हीटअप करने से इसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन इसका टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, समवेयर गिवन 15 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर आपको इसका 35 डिग्री सेल्सियस है ना दिया गया है। कुल मिला के टेम्परेचर इसका है ना 15 से 35 इस तरह से कंडीशन लाई करती है। जब ये इसका टेम्परेचर है तो सन के कंपेयर में क्या होगा, सन के कंपेयर में सिचुएशन क्या बनेगी कि बहुत कम टेम्परेचर है। और मैं इसको दूसरी इक्वेशन बना के यहां पर दिखाता हूं, है ना, फॉर द अर्थ सरफेस, फॉर अर्थ सरफेस, राइट। अर्थ सरफेस के लिए कंडीशन क्या होगी, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 10 पावर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है, कम है, एनर्जी लेवल भी कम होगा, राइट, एनर्जी लेवल भी कम होगा। उसके बाद में अगर हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन दिखाते हैं, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो वेवलेंथ इस समय बढ़ जाएगा। वेवलेंथ बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, अर्थ सरफेस के लिए वेवलेंथ यहां बड़ा हो गया, है ना, ज्यादा हो गया, तो वेव्स इस तरह से होंगी। और वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि अर्थ सरफेस प्रोड्यूसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन, इस तरह से रेडिएशन ये प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास में एनर्जी लेवल कम है। इसे लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको नोट कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, इसलिए मैं इसे हटा देता हूं यहां से। हमें कंक्लूजन ये लेना था कि अर्थ के सरफेस से लॉन्ग वेव रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और सन के सरफेस से शॉर्ट वेव रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ये हमें कंक्लूजन यहां से निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे के पॉइंट पे। व्हाट अबाउट द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स एंड द रेडिएशन फ्रॉम अर्थ दैट इज लॉन्ग वेव or terrestrial radiation? These two type of radiation, what are responsible for in maintaining the temperature of the maintaining the temperature of atmosphere? Maintaining the temperature of atmosphere necessarily
हायर इन द लोअर पार्ट एंड लोअर इन अपर पार्ट। अपर पार्ट में कम होगा, व्हाई? बिकॉज ऑफ, है ना, बहुत ध्यान सुनेंगे, इन द लोअर पार्ट देयर इज हायर द एयर डेंसिटी, air density reduces with increasing altitude. Second point, intermolecular space increases, है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इसमें बढ़ता है। तो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैक करने का टेंडेंसी ज्यादा कहां होगा, नीचे होगा। ड्यू टू हायर द एयर डेंसिटी, short and long wave radiations are trapped more in the lower part of the troposphere, and rate of absorption or amount of absorption of short and long wave radiation reduces with increasing height। तो क्या कंडीशन है, यहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ठीक है, इस जगह पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो यहां पर शॉर्ट वेव ट्रैप होगा, लॉन्ग वेव जाते समय वो भी ट्रैप होगा, है ना, लॉन्ग वेव जाते समय वो भी ट्रैप होगा, शॉर्ट वेव आ रहा है तो यहाँ वो भी ट्रैप होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ट्रैक करने के लिए, अपने पास एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ऊपर एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल्स कम है तो यहाँ एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट एंड long wave radiation reduces due to increasing intermolecular distance, with height, है ना, हाइट के साथ में शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी, है ना, शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। इसलिए ऐसा किसका क्या कारण है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, नीचे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऐसा है सरफेस के पास में, फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो इनको ट्रैक करने के लिए इस यहां से क्या होगा, रेडिएशन पार कर जाएगा, और ऐसे कंडीशन में रेडिएशन ऑलमोस्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इन व्हाट, ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर रिड्यूसेस। अगर यहां पर टेम्परेचर हम मान लेते हैं सरफेस के पास T1, इसके ऊपर T2, यहां पर T3, फिर T4, क्या रिलेशन डेवलप होता है, रिलेशन ये डेवलप होता है कि नीचे शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन ज्यादा ट्रैप हो रहा है, ऊपर रेडिएशन ट्रैप होने का क्वालिटी का, शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन के ट्रैप होने का, एब्जॉर्ब होने का कैपेसिटी घटेगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज कर रहा है, एयर डेंसिटी घटती है। दोनों में से कोई बात यहां पर की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि T1 इज मोर देन T2 इज मोर देन T3 इज मोर देन T4, और ये चीजें कहां से दिखाई दे रही है, हाइट के साथ हमने T1, T2, T4 को एज्यूम किया हुआ है। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया कि हाइट के इंक्रीज करने के साथ में टेम्परेचर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जब इनवर्स रिलेशन की बात होती है तो ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस because of lesser the rate of absorption of short and long wave radiation due to decreasing the air density or increasing intermolecular space from surface of earth। ये यहां पर हम लोग बात को कंसिडर करके चलते हैं। अच्छा, यही जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में अगर हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, NLR, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं ना। क्या है ये नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट नॉर्मली लैप्स करता है क्या, टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ में, हाइट बढ़ने के साथ ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मली टेम्परेचर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, लैप्स मतलब घटना, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। या दूसरा भी एक और डेटा इसके लिए आप लोग याद कर सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर,
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 165 मीटर पर क्या होगा, 165 मीटर पर क्या होगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल लैप्स रेट होता है। नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में कुछ एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशंस मैं आपको आगे समझाऊंगा, जिसमें बहुत सारे मैं एग्जांपल्स लूंगा वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, तो आप सभी इसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करें बहुत अच्छे से। नॉर्मल लैप्स रेट का एप्लीकेशन, और बहुत जरूरी है नॉर्मल लैप्स रेट को समझना अगर क्लाउड फॉर्मेशन रेनफॉल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्लाउडोलॉजी के रिमेनिंग पार्ट को समझना चाहते हैं। थैंक्स फॉर टू वॉच माय वीडियो।